Hi guys, आज हम इलेक्ट्रॉनिक इमिशन को समझेंगे। मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड पॉसेस मास इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल व्हिच इज मेड अप ऑफ एटम एंड दिस एटम इज मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल दैट इज प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, जिसमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं व्हाइल इलेक्ट्रॉन इज ऑर्बिटिंग अराउंड न्यूक्लियस। एग्जांपल के तौर पे अगर वाटर की बात करें तो वाटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल H2O व्हाइल दिस H2O इज मेड अप ऑफ एटम H&O एंड दिस H&O इज फर्दर मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल दैट इज प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन। अब क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं सो enormous amount of energy required to liberate them from atom and generally this is not practical। बचा इलेक्ट्रॉन और इन्हीं के इमिशन के बारे में आज हम समझेंगे। इमिशन यानी लिबरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। अब मेटल सरफेस क्यों, नॉन मेटल क्यों नहीं, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। अब चार्जेस को समझते हैं। किसी भी इलेक्ट्रॉन पे जो अमाउंट ऑफ चार्ज होता है वो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होता है। वहीं अगर प्रोटॉन की बात करें तो वो होता है +1.6 × 10⁻19 कूलम। और अगर अब इन दोनों के नंबर को कंपेयर किया जाए तो किसी भी एटम पे अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के तो वो एटम की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बताता है। वहीं अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के तो एटम पॉजिटिवली चार्ज होता है। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन कम हुआ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के तो वो नेगेटिवली चार्ज को बताता है एटम के। यही एटम किसी भी मैटर के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं तो इनके करस्पॉन्डिंगली मैटर भी पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल होता है। इन एनी एटम इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई सर्टेन सेल जो या तो सर्कुलर शेप में हो सकते हैं या फिर इलिप्टिकल शेप में। भी एटम में इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई सर्टेन सेल जो या तो सर्कुलर शेप में हो सकते हैं या फिर इलिप्टिकल शेप में हो सकते हैं और इन्हें डिनोट किया जाता है अल्फाबेटिकल लेटर KL, MNO, P एंड सो ऑन से। और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच सेल होता है वो 2n² के बराबर होता है। यहाँ पे n डिनोट करता है नंबर ऑफ सेल को, दैट इज फॉर K सेल n = 1, फॉर L सेल n = 2, फॉर M सेल n = 3 एंड सो ऑन। लेकिन इस रूल का एक लिमिटेशन भी है, वो ये है कि आउटर मोस्ट सेल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो 8 के इक्वल होता है। यही आउटर मोस्ट सेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी एटम की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के लिए। वो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के नज़दीक वाले सेल में रहते हैं उन्हें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है एटम से एक्सट्रैक्ट करने के लिए और इसीलिए इन इलेक्ट्रॉन्स को बाउंड इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जाइज कर दिया जाए तो वो अपने एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है यानी हायर एनर्जी वाले सेल में। वहीं अगर हाई एनर्जी वाले सेल के इलेक्ट्रॉन से एनर्जी निकाल दिया जाए तो वो अपने प्रीवियस सेल में आ जाता है यानी लोअर एनर्जी वाले सेल में। अगर किसी इलेक्ट्रॉन को किसी सेल जिसकी एनर्जी लेवल लो है उसे अगर दूसरे सेल जिसकी एनर्जी लेवल हाई है उसमें जाना होता है तो उसे एक फॉरबिडन रीजन क्रॉस करना होता है जहाँ पर ऑर्बिटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस पॉसिबल नहीं है। मेटल्स के लिए इस फॉरबिडन रीजन की एनर्जी लो होती है सो इलेक्ट्रॉन कैन इजीली जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट। वहीं नॉन मेटल की अगर बात करें तो फॉरबिडन एनर्जी की लेवल हाई होती है और वो इतनी सफिशिएंटली हाई होती है कि इलेक्ट्रॉन कैन नॉट मूव फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट, जिसकी वजह से नॉन मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट नहीं होते हैं। इन सेल्स की एनर्जी लेवल को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के। किसी भी एटम पे इलेक्ट्रॉन पे दो तरीके के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगते हैं। पहला अट्रैक्टिव जो कि न्यूक्लियस के वजह से लगता है और दूसरा रिपल्सिव जो उसके सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन की वजह से लगता है। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के दूर होते जाता है यानी हायर एनर्जी वाले सेल में पहुंचते जाता है वैसे वैसे अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस कम होते जाता है और रिपल्सन डोमिनेट करने लगता है। अट्रैक्शन फोर्स इसलिए कम हो रहा है क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रहा है, वहीं रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि नंबर ऑफ चार्ज बढ़ रहा है और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं जनरेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन के। ये फिनोमिना होता तो नॉन मेटल में भी है लेकिन नॉन मेटल में फॉरबिडन रीजन की एनर्जी ज़्यादा होती है जिससे इलेक्ट्रॉन एक सेल से दूसरे सेल में जंप नहीं कर सकता। अब अगर एक ही टाइप के मेटल प्लेट्स की बात की जाए फॉर एग्जांपल कॉपर, टंगस्टन या प्लेटिनम, इनके पास प्लेंटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन और रूम टेम्परेचर पे विद इन मेटल सरफेस इलेक्ट्रॉन ऑफ वन एटम ट्रांसफर टू अनदर। अब विद इन मेटल सरफेस क्यों, क्योंकि किसी मेटल सरफेस में ढेर सारे एटम हैं और उतने ही नंबर ऑफ न्यूक्लियस जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन आर पुल्ड बैक बाय पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस और इसी फिनोमेना को हम क्रिएशन ऑफ सरफेस बैरियर कहते हैं। अब इन ऑर्डर टू ओवरकम रिस्ट्रेनिंग फोर्स इलेक्ट्रॉन हैव टू वर्क जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाए। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन की खुद की काइनेटिक एनर्जी इनएडिक्वेट है तो हमें एक्सटर्नली एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देना पड़ेगा जिससे इलेक्ट्रॉन जो है मेटल सरफेस को एस्केप कर जाए। मॉडर्न फिजिक्स ये कहती है इवन एट एब्सोल्यूट जीरो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी जीरो और मैक्सिमम एनर्जी दैट पॉसेस बाय इलेक्ट्रॉन एट एब्सोल्यूट जीरो इज नोन एज फर्मी लेवल एनर्जी, जिसे हम यहाँ EF से डिनोट कर रहे हैं। यहाँ EB डिनोट करता है टोटल बैरियर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट हैज टू ओवरकम to come out of metal surface, and the difference between total barrier energy and Fermi level energy is known as work function. It can be also defined as maximum energy required by electron at absolute zero to escape out of metal surface. Work function को हम यहाँ phi से डिनोट कर रहे हैं। Work function depend on nature of material, that is atomic configuration and surface condition of metal. डिफरेंट मेटल्स के पास डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं जिससे उन पर लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी डिफरेंट होते हैं और इसी की वजह से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी अलग अलग होती है। तो इसीलिए इमिशन टेक्स प्लेस मोर इजीली इन सम मेटल देन अदर्स। Also selection of metal is necessary, that is metal employed for electronic emission, that is liberation of electron from metal surface should have low work function.
जनरली देयर आर 4 टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एमिशन। पहला है थर्मियोनिक एमिशन। जैसा इसके नाम से एविडेंट है, थर्मियोनिक यानी हीट, दैट इज मेटल पीस को हम एक्सपोज करते हैं हाई टेम्परेचर में। अब जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ही बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन आसानी से ओवरकम कर लेगा रिस्ट्रेनिंग फोर्स को, और हेंस इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम द सरफेस। इस फिनोमेना में जो सरफेस पर प्रोवाइड किया जाता है टू लिबरेट इलेक्ट्रॉन, उसे हम हॉट कैथोड कहते हैं, क्योंकि इसमें कैथोड की टेम्परेचर लगभग 2600 केल्विन तक पहुंच जाती है। This phenomena is similar to evaporation of liquid, that is, electron boiled off from metal surface when temperature reached to certain level. ये जो थर्मियोनिक इमिशन का प्रोसेस है कैन नॉट टेक प्लेस इन नॉर्मल एटमॉस्फेयर, क्योंकि हीटेड मेटल जब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से मिलता है तो मेटल डिटोरिएट कर जाता है और ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है अपने सरफेस पे। टू ऑकर दिस प्रोसेस, हीटेड मेटल को इवैक्यूएटेड स्पेस में रखा जाता है फिल्ड विद इनर्ट गैस। अब हीटेड मेटल, जिसे हम इमिटर भी कह सकते हैं क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है, इट इज मेड अप ऑफ हाई रेजिस्टेंस वायर, जिससे करंट पास होता है। और जैसा हम जानते हैं H=I²RT, तो करंट के करस्पॉन्डिंगली हीट जनरेट होता है। जैसे इमिटर मेटल का टेम्परेचर बढ़ता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन इमिटेड होता है सरफेस से। थर्मियोनिक इमिशन में हम इमिशन करंट फाइंड आउट करने के लिए रिचर्डसन-दसमन इक्वेशन का यूज करते हैं, जो है IS=AT²e⁻⁻BT, जिसमें IS है इमिशन करंट डेंसिटी, T है टेम्परेचर ऑफ सरफेस यानी इमिटर इन एब्सोल्यूट डिग्री यानी केल्विन, और A और B यहाँ कांस्टेंट है। A प्योर मेटल के लिए A की वैल्यू होती है 6 × 10⁵। फॉर अ पर्टिकुलर मेटल B चार्ज इंटू वर्क फंक्शन डिवाइडेड बाई बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इस इक्वेशन में IS की वैल्यू यानी इमिशन करंट डेंसिटी की वैल्यू ज़्यादा तब होगी जब B की वैल्यू कम होगी, यानी वर्क फंक्शन ऑफ इमिटर कम होगा, और दूसरा तब जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा। अब अगर इमिशन करंट डेंसिटी और टेम्परेचर का ग्राफ देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपवर्ड पैराबोला बनता है, जिसका लोअर लिमिट तब होता है जब इमिटर सफिशिएंट इमिशन स्टार्ट कर देता है, और अपर लिमिट तब होता है जब इमिटर की मेल्टिंग स्टार्ट हो जाती है। दूसरा टाइप का एमिशन है सेकेंडरी एमिशन, जिसमें हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन, जिन्हें हम प्राइमरी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, स्ट्राइक करता है किसी मेटल सरफेस को। देन इट नॉक आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, जिसे हम सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, एंड दिस सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एनोड, हेंस करंट फ्लो इन एक्सटर्नल सर्किट। नंबर ऑफ सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिपेंड करता है, पहला नंबर ऑफ प्राइमरी इलेक्ट्रॉन पे, दूसरा एनर्जी ऑफ प्राइमरी इलेक्ट्रॉन, तीसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एट सरफेस, यानी किस एंगल से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कर रहे हैं मेटल सरफेस पे, चौथा टाइप ऑफ इमिटिंग मटेरियल पे, और पांचवा है सरफेस की फिजिकल कंडीशन पे। सेकेंडरी इमिशन की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए हम सेकेंडरी इमिशन कोफिशिएंट को यूज करते हैं, जिसको हम डेल से डिनोट करते हैं। इसे डिफाइन किया जाता है एवरेज नंबर ऑफ सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन इमिटेड पर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन स्ट्राइकिंग द मेटल सरफेस। ये डिपेंड करता है किसी भी मटेरियल के वर्क फंक्शन पे, और दूसरा उसके सरफेस कंडीशन पे। किसी भी क्लीन मेटल के लिए डेल की वैल्यू 1 to 2 के बीच में लाई करती है, और वहीं अगर किसी मेटल सरफेस को कंटेमिनेट कर दिया जाए किसी लेयर ऑफ गैस से, या फिर उसमें अल्कली मेटल मिला दिया जाए, तो डेल की वैल्यू 10 to 15 के बीच में लाई करती है। इंसुलेटिंग सरफेस के लिए डेल की वैल्यू लेस देन 1 होती है। सेकेंडरी इमिशन ऐसे तो एक एक्सीडेंटल फिनोमिना है और अनडिजायरेबल है, लेकिन इसके एडवांटेजेस भी हैं, जैसे CRT ट्यूब में, इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लायर ट्यूब में, डायनेट्रॉन ऑसिलेटर में, स्टोरेज इन रडार में, और इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स में। डायोड वॉल में तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन मल्टी इलेक्ट्रोड वॉल में इसके मेजर रोल होते हैं। जैसे टेट्रोल में ये निगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स का रिस्पॉन्सिबल होता है। तीसरे टाइप का इमिशन है फील्ड इमिशन, जिसे हम कोल्ड कैथोड इमिशन भी कहते हैं। इस इमिशन में हाई इंटेंसिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जनरेटेड नियर मेटल पीस। इससे होता यह है कि इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम कैथोड टू एनोड, दैट इज ऑन इंक्रीजिंग पॉजिटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू मेटल पीस इंक्रीजेस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कैथोड टू एनोड। सिंप्लीफाइड वे में देखा जाए तो F=QE, और E को हम लिख सकते हैं -dV/dr, यानी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dV, या नेगेटिव साइड डिनोट करता है अट्रैक्शन को। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dV मतलब जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटल प्लेट होगा, उतना ही ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा फ्रॉम कैथोड टू एनोड। और ड्यूरिंग दिस इमिशन करंट इज गिवन एज IF=AFE²e⁻BF/E, यहाँ पे IF है फील्ड इमिशन करंट डेंसिटी, E है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट मेटल सरफेस, BF एक कांस्टेंट है जो डिपेंड करता है मेटल के वर्क फंक्शन पे। फील्ड इमिशन के लिए ओनली रिक्वायरमेंट है इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी V=10⁵ वोल्ट पर सेंटीमीटर बिटवीन इमिटिंग सरफेस एंड पॉजिटिव कंडक्टर दैट इज एनोड। फील्ड इमिशन में टेम्परेचर ऑफ कैथोड इज क्वाइट लो, इस वजह से इसे हम कोल्ड कैथोड इमिशन भी कहते हैं।
फोर्थ टाइप का इमिशन है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। इस प्रोसेस में बीम ऑफ लाइट और यूवी रेडिएशन को हम डायरेक्ट करते हैं अल्कलाइन मटेरियल पे, दैट इज सोडियम, पोटेशियम, सीजियम और रुबिडियम पे। तो इन मटेरियल से इलेक्ट्रॉन इमिट होने लगते हैं। इसी फिनोमिना को हम फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कहते हैं। बीम ऑफ लाइट यानी फोटोन, यूवी रेडिएशन यानी क्वांटा अल्कलाइन मटेरियल से इलेक्ट्रॉन इमिट कराने में इसीलिए सक्सेसफुल है क्योंकि अल्कलाइन मटेरियल का वर्क फंक्शन लो होता है, यानी अल्कलाइन मटेरियल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो सफिशिएंट एनर्जी मिलने के बाद स्पीड अप हो जाते हैं और ओवरकम सरफेस रिस्ट्रेनिंग फोर्स ऑफ मेटल, जिसकी वजह से फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड होते हैं। अब नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे और दूसरा फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन पे। इस फिनोमेना में लाइट को कंसीडर किया है बंडल और पैकेट ऑफ एनर्जी के लिए के जो डिनोट करता है लाइट के पार्टिकल नेचर को। और अकॉर्डिंग टू प्लांक लॉ एनर्जी पर बंडल इज गिवन एज h mu where h is Planck constant or mu is frequency of light. Also at the same time energy required to liberate electron is given as product of charge into work function. So for emission energy per bundle must be greater or equal to energy requirement of liberated electron. इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो म्यू यानी फ्रीक्वेंसी मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू चार्ज इनटू वर्क फंक्शन डिवाइडेड बाय प्लांक कांस्टेंट, और वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसकी वजह से फोटो इमिशन होने लगे उसे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जिसे हम म्यू नॉट से डिनोट करते हैं। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इक्वल्स हो गया चार्ज इनटू वर्क फंक्शन डिवाइडेड बाय प्लांक कांस्टेंट। एट द सेम टाइम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज आल्सो इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। ये करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ भी लिमिटिंग वेवलेंथ होगी जिसे हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से अगर हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करें तो वो आएगी स्पीड ऑफ लाइट इंटू प्लांक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय चार्ज इंटू वर्क फंक्शन, और सारे कांस्टेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू पुटअप करने के बाद ये आता है 12400 डिवाइडेड बाय वर्क फंक्शन एंगस्ट्रॉन। अगर इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ लैम्डा नॉट से ज़्यादा है तो उस केस में मेटल सरफेस से कोई इमिशन नहीं होगा। दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि अगर इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है तो इमिशन होगा, और ये जो एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी है जिसके करस्पॉन्डिंग एक एडिशनल एनर्जी जनरेट होगी वो कारण बनेगी इमिटेड इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी का, यानी इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी जो है वो कंज्यूम हो जाएगी इलेक्ट्रॉन को लिबरेट कराने में और जो एक्स्ट्रा और इमिटेड इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने में, दैट इज h mu इज इक्वल टू चार्ज इनटू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन फिनोमेना का यूज़ फोटो ट्यूब ऑफ टेलीविजन और साउंड फिल्म में होता है। अब हम समझेंगे लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के। पहला लॉ ये कहता है कि इमिशन तभी होगा जब एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। दूसरा लॉ ये कहता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तीसरा लॉ ये कहता है कि मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन इज पहला इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ इंसिडेंट लाइट फ्लक्स और दूसरा लीनियरली डिपेंड विद फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट फ्लक्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।